सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज हम फिर से हमारी क्लास लेकर आए हैं और एनसीईआरटी हिस्ट्री 12वीं क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और ये 12वीं क्लास के लिए नहीं है, अपितु ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के सभी के लिए है। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित है पूरी क्लास। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 12वीं क्लास के बच्चे ही देखें, यानी कि सभी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं उसको याद करें। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट वाली जो प्रश्नों की सीरीज होती है वो होती है ना। तो मेरा तो आग्रह यही है कि ये जो क्लास होती है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि पूरा पूरा मैटर एनसीईआरटी का दिया हुआ होता है। तो इसको सभी पढ़ें। तो मैं भी इसको ही पढ़ता हूँ, और जो क्या पूरी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाता तो ये जो क्लास लेगा मतलब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है ना लगभग, जिसमें जो प्रश्न बनने वाले हैं। अब इस चैप्टर में लगभग 20 प्रश्न बने हैं, तो हमने 20 प्रश्न बनाए। 20 के मतलब समझ लो अब एक प्रश्न में 4 प्रश्न है, तो 40 यानी कि 20 चौक 80 या 100 के लगभग प्रश्न बन जाएंगे ना। तो यही बात है। तो यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी बच्चे इसको लिया करें। और एनसीईआरटी की फिर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ये क्लासें जब पूरी ले लोगे आप तो आप ये देखो, ये मतलब हमारा चैप्टर है 11वें नंबर का। एनसीईआरटी के 12वीं की हिस्ट्री के पूरे 12 चैप्टर हैं। तो हमने तो 11 नंबर का है, एक चैप्टर और बचेगा इसके बाद में, तो 12 हो जाएंगे, तो हिस्ट्री पूरी हो जाएगी ना। तो 12 चैप्टर 12 क्लास हैं, तो इन 12 क्लासों को आप ले लोगे तो मतलब यानी कि एनसीईआरटी 12वीं क्लास पूरी हिस्ट्री की। तो यही है, ज़्यादा है नहीं, मतलब 20-25 मिनट की क्लास होती है, तो आप इसको आसानी से ले सकते हो आप। तो आपको मतलब हानि तो होने वाली नहीं है, लाभ भी नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, लाभ तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लाभ तो होगा ही, क्या होने वाला ही है, पूरी एनसीईआरटी तो लाभ तो होगा ही होगा। और 12वीं क्लास के लिए तो रामायण सिद्ध है ही है, उसमें तो प्रश्न आएंगे। और बाकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी डायरेक्ट प्रश्न यहाँ उठते हैं। एक बार विश्वास करिए और फिर बताइए कि क्लास के बारे में क्या, मतलब क्लास सही थी या नहीं थी, है ना। तो अब हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या, हमें शुरुआत ही नहीं करी हमने। और हमारा लेसन है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। हमारे लेसन का नाम क्या है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है, इस क्लास को पूरी से अच्छे ढंग से पढ़ें और याद करते चले। 2 या 3 बार आप पढ़ लोगे ना, मतलब देख लोगे या सुन लोगे अच्छी तरह से, तो ये पूरी प्रश्न ऐसे ही हैं तो याद हो जाएंगे। और आज का लेसन तो हमारा गांधी जी के बारे में, ये तो लगभग हमने पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा तो याद है ही, बाकी और याद हो जाएगा। तो बिना देरी के हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब गांधी जी की बातें हो रही है, तो इसके बारे में कथन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसके बारे में करना है। और नीचे क्या लिखा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है ना। तो पहला कथन हमारा ये है, वे जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से लौटे। देखो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचा जो देश है दक्षिणी अफ्रीका, वहाँ पहले वहाँ थे, और मतलब वकालत करने के बाद वहाँ पे कोई कार्य के लिए चले गए थे। 1897 के लगभग चले गए थे, फिर बीच में भी आए थे, फिर पूर्ण रूप से जनवरी 1915 में भारत लौटे। ये बात तो सही है। दूसरा कथन ये है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह यानी कि सत्य पर चलने वाला, यानी कि सत्य से, अहिंसा नहीं करेगा, सत्य के आधार पर ही ये काम करेगा सत्याग्रह। पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में करा था, फिर इसका प्रयोग हमारे भारत में भी आकर करा उसने, क्योंकि वहाँ पर सफल रहा वो, उसका नेतृत्व है सत्याग्रह का। और फिर सत्याग्रह का चंपारण आंदोलन है, खेड़ा है, अहमदाबाद, इस प्रकार वहाँ पर भी उसने अहिंसा का प्रयोग करा, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य पर चलने वाला, ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। ये बात तो सही है, बनारस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में वो, ये बात सही है। तो कुल मिला के बात तीनों ही सही है गांधी जी के विचारों के, तो हमारा डी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही पूछा है ना, तो बाल पाल भी कहते हैं इसको, क्योंकि बाल है, विपिन चंद्र पाल है और लाला लाल है ना, तो लाल बाल पाल। तो ये स्टेटमेंट हमारा एक है, ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। ये बात तो एकदम सही बात है, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से मतलब उभर के आए, जनता के नेतृत्व करा और जनता की नज़रों में आए, और ये सही बात है। ये तीनों लाल बाल पाल, ये बात तो सही है ही है। ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थन थे। ये तीनों नेता उग्रवादियों के समर्थन थे, उदारवादी नहीं थे। उदारवादी महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ऐसे थे, है ना। ये थे उदारवादी नेता और ये उग्रवादी नेता थे। तो ये स्टेटमेंट 3 हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 और 2 सही होने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, खेड़ा आंदोलन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने जितने भी जो मतलब हड़तालें या आंदोलन या फिर कोई सत्याग्रह किया है, उसको कालानुक्रम में जचाना है। सबसे पहले उसने किस अभियान में भाग लिया, यानी किसका विरोध किया। तो सबसे पहले चंपारण गए थे 1917 में, आते ही चंपारण चले गए थे। 1915 में तो आया, 16 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर साबरमती आश्रम बनाया और फिर चंपारण चले गए। वहाँ पर क्या, वो नील की खेती के चक्कर में किसानों के बागान वगैरह चल रहे थे, उसके विरोध में वहाँ चले गए। तो वहाँ पर भी सफल आंदोलन हुआ। 1 नंबर पर आएगा चंपारण। 2 नंबर पर अहमदाबाद मिल हड़ताल, कि 2 नंबर पर अहमदाबाद जो गुजरात में है, वहाँ पे जो मिल हड़ताल हुई है, मतलब मजदूरों के जो मतलब काश्तकारों के बारे में थोड़ी समस्या थी, मिलों के बारे में, तो वहाँ पे उसको मतलब समझाया और वहाँ पर भी उसको सफलता मिली। नंबर 2। नंबर 3 पर आएगा दौर 1 खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी गुजरात में किसानों से संबंधित है, लाग बागान जो भी थी वह भी खेड़ा आंदोलन हुआ। नंबर 4 1919 की बात है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान। तो कुल मिला के 2, 1, 4 और 3, तो इसका आंसर मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में। तो इस प्रकार से कल हमारा 3% सही हो गए। नंबर 4, अगर प्रश्नों की शैली या फिर मतलब विचार सही नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम सुधार करेंगे। कमेंट में आप बता दीजिए कि सर सही चल रहा है या मतलब थोड़ा और सुधार करें, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्न युग में विचार करना है। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, तो वो चंपारण सत्याग्रह है, लगान माफी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, श्रम विवाद, खेड़ा सत्याग्रह, काश्तकारी की सुरक्षा। इसमें सम्मिलित नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा तो चंपारण सत्याग्रह, लगान माफी ये नहीं है ना। चंपारण जो बिहार में लगान माफी नहीं थी, वहाँ पे किसानों के आंदोलन, बागान संबंधित समस्या थी, तो वहाँ पर वो उसको नील की खेती नहीं करने पर वो उसने थोड़ा सा कुछ करा था, तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह ये था, ये थोड़ा गलत है। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये श्रम विवाद ही था, ये सही है। खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा नहीं थी, वहाँ पे भी किसानों के बारे में कोई समस्या थी। तो 1 और 3 हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी 2 नंबर का सही है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया था। रोलेट एक्ट, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्रित हुई थी, सही पूछा है ना, सही प्रश्न पूछा है। तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया था, ये बात सही है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट बाग तो होना ही था, जलियांवाला बाग इसी के कारण ही हुआ था। वहाँ पे सभा हुई थी 10 अप्रैल को हुई थी, फिर 13 अप्रैल को तो गोलियाँ चलाई दी थी, 6 अप्रैल को भी हुई थी सभा। इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अगला प्रश्न 6 नंबर का है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा, यह बात तो सही है। गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेगा, यह बात भी ठीक है। इसके विरोध में मुस्लिम लीग के खिलाफ
इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। नहीं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मुस्लिम लीग ने नहीं करी थी, वो तो विदेशी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में खलीफा था ना, वो ओटोमन तुर्की वाला खलीफा का मतलब नेता होता है, नेता, उसके ऊपर कोई संधियाँ वगैरह थोप दी थी, तो उसके कारण वहाँ पे वो खिलाफत आंदोलन वहाँ था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, 3 नंबर का स्टेटमेंट सही नहीं होगा, है ना। तो हमारा 1 और 2 सही होंगे, ये 3 नंबर का स्टेटमेंट सही नहीं होगा ना। अगला ये स्टेटमेंट ए और 2 सही होंगे। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। खिलाफत आंदोलन, देखो भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, यह भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो इसने नेतृत्व किया। स्टेटमेंट 1 सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। ये बात तो सही थी ना, ओटोमन साम्राज्य का जो नेता था उसी की तो समस्या थी ये, उसको हमने सही कर दिया था ना फिर। अच्छा, उसकी समस्या थी, उसको सही कर दिया था। और फिर इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। ये बात भी सही है, यानी कि मुसलमानों की ये बात तीनों सही है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में ये बात तीनों सही है। और हमारा कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध, कांग्रेस तो इस ताक में ही थी कि मुसलमानों का कुछ वो रहे, तो इसमें तो सहयोग दिया था, तभी तो मुसलमान और हिंदू थोड़ा एकत्रित तो हुए और फिर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये स्टेटमेंट डी गलत हो जाएगा, और सही हमने गलत ही पूछा है ना, तो ये डी गलत हो जाएगा। विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यानी दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। चंद्रन देव नेशन ने यह कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में थे गांधी जी ने, वहीं पर ये महात्मा बन गए थे। महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा बन गए थे। ये स्टेटमेंट किसने दिया, चंद्रदेव नेशन ने। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि लुई पीसर से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक थी, यानी कि स्टेटमेंट दोनों ही सही होंगे, क्योंकि गांधी जी के जीवन के युग के नाम भी था। लगभग असहयोग आंदोलन शांति की दृष्टि से लुई पीसर से नकारात्मक, परंतु ये बहुत सकारात्मक, ये बात लुई पीसर ने कही है। तो कुल मिला के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो सही पूछा है, तो हमारे 8 प्रश्न हो गए। बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, और ये ऐसे कैसे छपने वाले हैं। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करना है, और सही पूछा है ना, सही कथन कौन से हैं। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। देखो मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी ही थे, और जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नहीं थे ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा यहाँ। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, ये बात तो सही है। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, और जिससे वे भारत तो यहाँ के लोगों को जान सकें, ये बात तो एकदम सही है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, और 1 नंबर थोड़ा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारा सी नंबर का सही होने वाला है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, और सही नहीं पूछा है ना, सही नहीं है। फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, बात तो सही है। फरवरी में मतलब वहाँ पे वो काकोरी हत्याकांड हो गया ना, चोरी कांड हत्याकांड हो गया था, तो इस कारण मतलब गांधी जी को दोबारा से लेना पड़ा ये आंदोलन। 20 में चला, 22 में दोबारा से लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन में किसानों और श्रमिकों कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। जे.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। देखो स्टेटमेंट 1 और 2 तो एकदम से सही है, और पूछा क्या सही नहीं है। तो ये जो असहयोग आंदोलन में किसानों और श्रमिकों कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया, भाग तो लिया था इसने, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और जे.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, ये खुला समर्थन नहीं किया था इसने, तो ये भी गलत है। इसमें सी और डी दोनों गलत है, और थोड़ा सा ये मिस हो गया यहाँ पर, ये दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखना।
तो इसका आंसर तो यहाँ पे ये दिया गया है। बाकी ये सी नंबर का भी गलत है, श्रमिकों और किसानों ने भी भाग लिया था, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी के संदर्भ में कथन विचार करने। गांधी जी की बात गांधी जी की चल रही है, गांधी जी का ये पाठ है। तो सूत कताई के कार्य ने गांधी जी का पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। सूत कताई वाला जो कार्य था ना, गांधी जी की पारंपरिक जाति व्यवस्था प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। बात तो सही है। गांधी जी जाति से महात्मा गांधी जी व्यापारी और पेशे से वकील थे, ये बात दोनों सही है। गांधी जी व्यापारी थे और पेशे से वकील थे, वकील वकालत करने गए थे ना ब्रिटेन, वहाँ चले गए थे। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में, लाहौर अधिवेशन जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर और इसके अधिवेशन में यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, ये बात तो सही बात है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की, ये बात तो सही है। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 3 सही होने वाला है ना, 1 और 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्षता नहीं करी थी, है ना, कुल मिला के बात यही है, इसकी अध्यक्षता इसने नहीं करी थी। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा आंसर 1 और 3। 3 का मतलब 1 और 3 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। अगला प्रश्न है हमारा, देखो कितना अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की, ये सभी बच्चे बता सकते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की, ये तो सभी बता ही देंगे, सभी ने सोच लिया होगा, सभी ने सोचा होगा, सही आंसर ही सोचा होगा। इसका आंसर है 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, 20 मार्च 1930, 28 मार्च। देखो इसका सही आंसर होने वाला है 12 मार्च 1930। ये 12 मार्च 1930 से चलकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पर गए और नमक तो हाथ में लेकर इस आंदोलन को तोड़ा गांधी जी ने, और 79 आदमी उसके साथ गए थे और चल पड़े थे गांधी जी नमक यात्रा तो नहीं। तो इसका कुल मिला के आंसर होगा 1 नंबर, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, स्टेटमेंट दोबारा से आ गया। 14 नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़ना और सही पूछा ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सही बात है, महिलाओं भी इस आंदोलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये बात तो गलत हो गई। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 नंबर का हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 मिलेंगे सी नंबर ऑप्शन में। 14 नंबर का ऑप्शन होगा सी, सी ही होगा, सही है। इसके साथ अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी। हमारा पहला स्टेटमेंट है भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये कोई बात नहीं थी, ये सही नहीं है। युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ये ठीक ठाक है। ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दें, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को, ये तो था ही नहीं। तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था अंग्रेजों के लिए, और भारत इस समस्या से जूझ रहा था। तो यही इसका सही आंसर होने वाला है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा। उसके साथ जो 1942 में आए थे ना, उसके साथ वार्ता में क्या रखा। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें, तटीय इलाकों में नमक बेचने और बनाने की अनुमति दी जाए। तो सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, ये नहीं था। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ये बात इसमें नहीं की गई थी।
वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें, यह बात कही गई थी। तटीय इलाकों में यह तो कोई बड़ी बात थी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, अच्छा निम्न कथन पर विचार करना है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17 मेदिनीपुर में प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना हुई। बात तो सही है। ब्रिटेन के लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। लेबर पार्टी तो सही थी, भारत की ओर ही थी, ये बात तो गलत हो गई। और इसमें क्या पूछा, सही पूछा है, तो ये बात सही नहीं है ना। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज्य करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। तो देखो 2 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत है। लेबर पार्टी भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी और ये भारत की तरफ ही थी। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही होगा, बाकी 2 नंबर का गलत होगा। 1 और 3 कहाँ मिलेंगे, सी नंबर में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का तो नहीं हो सकता ये, और महात्मा गांधी का भी नहीं है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, आखिरी प्रश्न है, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है ये अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद है ये। तो इसके ऑप्शन देख रहे हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेश चंद्र बनर्जी, जे.एम. सेन गुप्ता। तो इसका सही आंसर होने वाला है जे.एम. सेन गुप्ता। तो हमारी ये 19% थे। सभी बच्चों को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है और एनसीईआरटी होती है। आप देखिए तो 20-22 मिनट की ये क्लास होती है, तो इसमें ये देखो कि पूरा पार्ट क्लियर हो गया। पूरे पार्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। यानी कि पूरा पार्ट पढ़ोगे तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे आपको। तो ये 3-4 घंटे की मेहनत हमें 22-23 मिनट में पूरी हो जाती है। तो सभी बच्चे आराम से स्पीड में ना देखें, क्लास को आराम से देखें, आंसर देते हुए चलें और फिर अपना खुद का एनालिसिस करते रहें। और 12वीं क्लास के तो लिए रामबाण है ही है, बाकी सभी बच्चों के लिए जो भी किसी भी प्रकार की तैयारी करें, बच्चों जब मेरे से बड़े भी तो तैयारी कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी मतलब वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सभी के लिए है। और मैं भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी तैयारी कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि हमें इस क्लास ही ले लेते हैं और किसी और के भी काम आ जाए, तो सही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी इसका एनालिसिस करते हुए पढ़ें तो हमारी क्लास आज पूरी हो जाती है। और एक लेसन और बचेगा हमारा 12वीं क्लास एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, तो उसको भी हम कल पूरा कर लेंगे। फिर बाद में हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे, नहीं दूसरी किताब पढ़ लेंगे, या तो फिर कोई ज्योग्राफी वगैरह पढ़ लेंगे, या फिर राजनीति है जो भी है देखेंगे एक बार, तो ये पढ़ लेंगे ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।